हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेके आया हूं ज्योग्राफी से सवाल जो कि एमसीक्यू के रूप में जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल है, हर कंपटीशन एग्जाम में हर सवाल यहां से बनने की चांसेस है। यह किताब में आज मैं तीसरा चैप्टर यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चौथी चैप्टर यानी महाद्वीप महासागर और पांचवा चैप्टर यानी अक्षांश और देशांतर रेखा, इससे संबंधित जितने भी सवाल बनेंगे वो सारे एमसीक्यू के रूप में लगभग 100 प्लस एमसीक्यू सवाल लेके आया हूं। अंत तक जरूर बने रहिएगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर सवाल है, अंत तक किसी भी हाल में बने रहना है। कोई भी कंपटीशन की एग्जाम तैयारी कर रहे हो, आप रेलवे के एग्जाम कर रहे हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, चाहे एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल या स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, जहां कहीं भी सवाल बनने की चांसेस ज्योग्राफी से संबंधित सवाल है, वो सारे सवाल आपके इस वीडियो में आपको लाभदायक मिलने वाली है। ठीक है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। पहला सवाल आते हैं। पहला सवाल है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत कौन सा है? ऑप्शन है आपका अप्राकृतिक साधन, भूकंपीय विज्ञान, ज्वालामुखी क्रियाएं या प्लेट विवर्तनकी। मतलब कौन सी क्रिया है जो सबसे ज्यादा पृथ्वी की आंतरिक संरचना की हमें जानकारी देता है? ऑप्शन क्या पे राइट आंसर हो जाएगा भूकंप विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप विज्ञान हमें सर्वाधिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आंतरिक संरचना की जानकारी देता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप विज्ञान के आधार पर सबसे ज्यादा हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए, बहुत ही बेसिक सवाल है यह। अगला सवाल आते हैं। दूसरा नंबर सवाल है कि सियाल, सीमा और नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही कंटाप सवाल है। ऑप्शन है आपका वेंडर ग्रेट द्वारा, डेली के द्वारा, होम्स के द्वारा या स्वेस के द्वारा। बहुत ही शानदार सवाल है ये, एकदम बेसिक सवाल है। सियाल, सीमा, नीफे जो तत्व पाए जाते हैं पृथ्वी के आंतरिक संरचना जो 3 भाग में पाया गया है, वो सारे जो यह विभाजन किया गया है, भूगर्भीय विभाजन किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी स्वेस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्वेस के द्वारा ये जो सियाल, सीमा और नीफे जो है भूगर्भ की विभाजन किया गया है स्वेस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। तीसरा नंबर सवाल, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित में से क्या सही क्रम बताएगा? तो सबसे ऊपर में क्या है? सियाल। ठीक है, सियाल है। ठीक है, मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम। उसके बाद है सबसे ऊपरी परत में क्रोड में, उसके बाद है आपका सियाल, सीमा है ना, सीमा मैग्नीज, और उसके बाद है आपका नीफे यानी निकल और आयरन। ठीक है, ये सारे जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 भाग में जो बांटा गया है, यही तत्व पाए जाते हैं। सियाल, सीमा और नीफे, ये सारे जो है तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, भूप्रपट्टी सबसे ऊपर वाले में भूप्रपट्टी कहा जाता है, बीच वाले को मेंटल कहा जाता है, और सबसे अंतिम यानी सबसे बीच वाले भाग को क्रोड कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले सियाल था, मतलब 2, सीमा था 1, नीफे था 3, 2 1 3। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ जितने भी सवाल है वो बेसिक सवाल है, और जितने भी कंपटीशन एग्जाम में यहाँ आपको बेनिफिट मिलने वाली है, जहाँ कहीं भी ज्योग्राफी से संबंधित अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। ठीक है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। चौथा नंबर सवाल है कि कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है आपका सियाल में ग्रेनाइट और नीस जैसी चट्टानों का प्रधानता है। अगला है सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट और गैब्रो जैसी चट्टानों से हुई है। उसके बाद क्रोड में निकेल और लोहा जैसी तत्वों का अधिकतम है। तो याद रखना है तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों सही है। सियाल में ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें प्रधानता है, सीमा में बेसाल्ट और गैब्रो की चट्टानें प्रधानता है, और क्रोड में अभी हम लोग पढ़े निकेल और लोहा की प्रधानता है। ठीक है, तो तीनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 5वां नंबर सवाल, 5 नंबर सवाल। भूपृष्ठ यानी भूप्रपट्टी की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों में अधिकता पाई जाती है? ऑप्शन है आपका सियाल, सीमा, नीफे। भूपृष्ठ मतलब सबसे ऊपरी परत में, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत जहां हम लोग रहते हैं, यह परत में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो भूपृष्ठ के किस परत में बेसाल्ट चट्टान, अच्छा बेसाल्ट चट्टान की संख्या ज्यादातर सीमा में पाया जाता है। याद रखना है सीमा में। ऑप्शन नंबर बी यानी बीच वाले भाग में पाया जाता है।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता पाई जाती है। तो किस भाग में? सियाल, सीमा, नीफे। तो निकेल और फेरस यानी लोहा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्रोड यानी क्रोड में पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर क्या हो गया? भूपर पट्टी, उसके बाद हो गया आपका मेंटल, उसके बाद क्रोड। तो क्रोड में पाए जाते हैं नीफे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 7 नंबर सवाल। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने दिया था? बहुत ही शानदार। ऑप्शन आपका होम्स, स्वेस, जेफरीस या डेली। किसने दिया था सबसे ऊपरी परत यानी सियाल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो अभी हम लोग पढ़े थे स्वेस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी सवाल यहाँ चैप्टर वाइज हम करा रहे हैं, जो कि यहाँ पर आपका ज्योग्राफी से संबंधित सवाल बनेंगे, वो सारे सवाल हर कंपटीशन एग्जाम में आपको मतलब बेनिफिट मिलने वाली है। अभी हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में हैं, उसके बाद आएंगे इंडियन ज्योग्राफी में। ठीक है, तो किताब के जिस हिसाब से मतलब रेशियो दिया गया है, जिस हिसाब से सजाया गया, उसी हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग 3 चैप्टर खत्म करेंगे। 8वां नंबर सवाल है कि पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का क्या नाम है? तो याद रखना, ऊपर सबसे ऊपर कौन है? सियाल। उसके बाद दूसरा क्या है? सीमा। तो याद रखना बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन है आपका ग्रेनाइट, बेसाल्ट, निकेल या डायोराइट। कौन सा है जो कि केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है? तो यह रखना है निकेल सबसे केंद्र में पाया जाता है, ये हम लोग पढ़ लिए हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के आधार पर निकेल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन क्या नहीं है? तो सियाल तो है राइट आंसर, सीमा भी है, नीफे भी है, सब स्टेटम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 11 नंबर सवाल। स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन आपका पृथ्वी का आंतरिक भाग, पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग, पृथ्वी के ऊपरी भाग या पृथ्वी के बाह्य पपड़ी। कौन सी है जो स्थल मंडल का तात्पर्य कहलाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना पृथ्वी के बाह्य पपड़ी को ही स्थल मंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी की बाह्य पपड़ी को स्थल मंडल का तात्पर्य के रूप में कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 12 नंबर सवाल। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी जाती है? ऑप्शन है आपका 102 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। स्थल मंडल की मोटाई जो है भूकंपीय तरंग जो कि सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है, कितने दूरी तक मापी जा सकती है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपका, तो राइट आंसर हो जाएगा 100 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 100 किलोमीटर तक मापी जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 13 नंबर सवाल। सवाल है कि निम्नलिखित में से किस परत को बैरिस्फीयर कहा जाता है? बहुत ही शानदार सवाल। ऑप्शन है बैरिस्फीयर किसे कहा जाता है? वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को, पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत को या पृथ्वी के सबसे मध्यवर्ती परत को? किसको कहा जाता है बैरिस्फीयर? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को बैरिस्फीयर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बैरिस्फीयर पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 14 नंबर सवाल। सवाल है कि धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान में वृद्धि दर क्या होती है? बहुत ही बेसिक सवाल है ये, एकदम शानदार सवाल। मतलब कितना डिग्री सेल्सियस, कितना मीटर अंदर हम जाएंगे पृथ्वी के कि हमें गर्मी कितना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका 1 डिग्री सेल्सियस में 165 मीटर जाने पर, 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस, या 165 फीट जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस, या 32 फीट जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगी 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया है। यह विभाजन किसका है? ऑप्शन है आपका होम्स, जेफरीज, डेली या ग्रांट। किसका है? जो कि भूपटल, मेंटल और कोर के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बांटा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ग्रांट, ग्रांट के द्वारा यह विभाजन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 16 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है आपका
भूपटल की औसत चौड़ाई लगभग 33 किलोमीटर है। दूसरा, महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक तथा महासागरीय भाग में यह छिछला होता है। महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। या महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक होती है। कौन सा राइट आंसर, कौन सा जो है 3 वो सही है और 1 गलत है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों सही है। मतलब भूपटल की औसत ऊंचाई लगभग 33 किलोमीटर, भूपटल की मोटाई ज्यादातर महाद्वीपों में होती है और महासागरीय में छिछला होती है। महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, ये भी सही है, लेकिन गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। महाद्वीपीय भूपटल के घनत्व अधिक नहीं, ये मतलब घनत्व से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 17 नंबर सवाल। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है? ठीक है, याद रखना बहुत शानदार सवाल है। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टान से हुआ है? ऑप्शन आपका ग्रेनाइट, बेसाल्ट, परतदार या गैब्रो। तो याद रखना है महासागरीय सतह का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, बेसाल्ट चट्टानों से महासागरीय सतह का निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 18 नंबर सवाल। मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन आपका मेंटल जो है बीच वाले परत है ना, इसकी गहराई 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है। यह संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है। इसकी पृथ्वी के आयतन का 83% तथा द्रव्यमान लगभग 67.8% मेंटल है। इसका घनत्व 3 से 5.5% तक है। कौन सा कथन गलत है? 3 सही हो जाएगा, 1 गलत हो जाएगा। तो याद रखना है प्लास्टिक से संबंधित नहीं है, ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है। इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक अवस्था में, ये गलत है। ठीक है, ये राइट आंसर नहीं होगा। बाकी सब सही है। 35 से 2900 किलोमीटर तक के भाग को मेंटल कहा जाता है, जहाँ की सीमा पाया जाता है। और यहाँ लगभग पृथ्वी का आयतन का लगभग 83-83.5%, द्रव्यमान लगभग 67.8%, मेंटल केवल अकेले है। इसका घनत्व लगभग 3 से 5.5 तक है। ठीक है, बहुत ही शानदार सवाल है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 19 नंबर सवाल। स्तन मंडल यानी लिथोस्फीयर, स्तन मंडल में क्या शामिल है? ऑप्शन है आपका केवल ऊपरी भूपटल और निचली भूपटल दोनों, या ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल या मेंटल के ठोस भाग। कौन सा जो है स्थल मंडल कहा जाता है? तो याद रखना है ऊपरी भूपटल राइट आंसर हो जाएगा। ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल और मेंटल का ठोस ऊपरी भाग, ये सारे जो है ना वह हो जाएगा स्थल मंडल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना तीनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 20 नंबर सवाल। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक हुई है? ऑप्शन आपका 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 180 किलोमीटर या 200 किलोमीटर। स्थल मंडल का विस्तार कितने गहराई तक हुई है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 100 किलोमीटर। स्थल मंडल की गहराई जो है वह 100 किलोमीटर तक हुई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं निम्नलिखित में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? बहुत ही शानदार सवाल। व्हाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपका क्रस्ट को, मेंटल को, क्रोड को, या इनमें से कोई नहीं। किसको कहा जाता है व्हाइट ऑफ द अर्थ? तो याद रखना मेंटल को कहा जाता है व्हाइट ऑफ द अर्थ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मेंटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 22 नंबर सवाल। मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता पाई जाती है? तो सबसे ऊपर भूपर पट्टी में सियाल यानी सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाई जाती है। उसके बाद होती है मेंटल में सिलिकॉन और मैग्नीज पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन और मैग्नीज पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीज नहीं, मैग्नीशियम, सॉरी मैग्नीशियम होती है Mn। ठीक है, मतलब सियाल और Mg पाया जाता है मैग्नीशियम। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सियाल और सिलिका और मैग्नीज पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। सवाल है कि पृथ्वी की कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल पाया जाता है? 32%, 52%, 68%, 83%। मेंटल अकेले कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो अभी हम लोग पढ़े थे लगभग 68% मेंटल अकेले पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो कौन कौन सी, सिलिका और मैग्नीज पाया जाता है मेंटल में, ये याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मोह असंबद्धता स्थित है। मोह असंबद्धता कहाँ स्थित है? क्रस्ट और मेंटल के बीच में, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में, कोर और मेंटल के बीच में, या आंतरिक मेंटल या बाह्य मेंटल के बीच में, किसके बीच में मोह असंबद्धता पाई जाती है? तो याद रखना है क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोह असंबद्धता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्रस्ट और मेंटल के बीच में पाई जाती है मोह असंबद्धता। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। अगला है 25 नंबर सवाल। पृथ्वी की कोर में किस तत्व की प्रधानता पाई जाती है? तो कोर में सबसे पहले हम लोग पढ़े थे, सबसे भूपर पट्टी के सबसे ऊपर भाग में क्या पाई जाती है? सिलिका और एल्युमिनियम, सियाल। बीच में हम लोग पढ़े अभी सिलिका और मैग्नीशियम, सीमा। और अंत में जो है क्रोड, यानी सबसे आंतरिक भाग में कोर जो होती है वहां पाई जाती है नीफे, मतलब निकेल और आयरन, फेरस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। लोहा और निकेल पाया जाता है सबसे आंतरिक पृथ्वी के कोर भाग में। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 26 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर ए, महाद्वीप मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। तो ये तो सही हो जाएगा, महाद्वीप ज्यादातर ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। दूसरा बता रहा है कि महासागरीय बेसिन में बेसाल्ट चट्टान की प्रधानता है। ग्रेनाइट ज्यादातर महाद्वीपों में और बेसाल्ट चट्टान ज्यादातर महासागरियों में। ये भी राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ गलत पूछ रहा है। अगला बता रहा है कि कोर को बैरिस्फियर के नाम से जाना जाता है। तो कोर को बैरिस्फियर तो मेंटल को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी बता रहा है कि पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68%, द्रव्यमान लगभग 83.5% मेंटल में व्याप्त है। तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 27 नंबर सवाल। भूगर्भ की तापमान वृद्धि का क्या कारण है? अच्छा, भूगर्भिक संरचना में जो भूपरपट्टी है, गर्भ है, वो उसमें तापमान में वृद्धि हो रहा है, तो उसका सबसे अच्छा कारण क्या है? ऑप्शन आपका दबाव या रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन। किसके कारण, या इनमें से दोनों? तो याद रखना है दबाव तो फिक्स है ही, रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन भी है। इस दोनों के कारण जो है भूगर्भिक संरचना में तापमान में वृद्धि हो रही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल है कि गहराई में वृद्धि के दौरान महाद्वीपीय भूपटल में विभिन्न परतों का क्या क्रम है? ठीक है, गहराई में महाद्वीपीय पटल में परत क्या पाए जाते हैं? सबसे ऊपर में कौन है, उसके बाद अंदर में कौन है, उससे नीचे कौन क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ऊपर में परतदार, फिर ग्रेनाइट, फिर बेसाल्ट पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 29 नंबर सवाल। भूपर पट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम क्या है? बहुत ही शानदार है। भूपर पट्टी में पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा, मतलब सबसे ज्यादा जो भूपर पट्टी में तत्व पाए जाते हैं वह कौन सा है, उसके बाद वह कौन सा है, उससे कम कौन है, उससे कम कौन है? तो यह रखना है तत्वों के आधार पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है, उसके बाद तत्वों में एल्युमिनियम, उसके बाद लोहा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है ऑक्सीजन, ये सिनेरियो याद रखना है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, ये जो है मात्रा अवरोही क्रम में पाया जाता है, घटते हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 30 नंबर सवाल। पृथ्वी की भूपर पट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तत्व पूछ रहा है। ठीक है, तो याद रखना है तत्व यहाँ प्रचुर मात्रा में पूछ रहा है। अच्छा, ऑप्शन है आपका कैल्शियम, एल्युमिनियम, लोहा, पोटेशियम। अगर ऑप्शन रहा किसी तत्व में धातु का, तो याद रखना है एल्युमिनियम यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर ऑक्सीजन भी रहता तो ऑक्सीजन हम क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सारे जो है तत्व सबसे ज्यादा पाए जाते हैं एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं धरातल से मोह असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी होती है? 30 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या 700 किलोमीटर? तो मोह असंबद्धता की लगभग गहराई जो है धरातल से लगभग 30 किलोमीटर तक पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 32 नंबर सवाल है कि पृथ्वी ग्रह की संरचना में परावार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में किस एक का बना होता है?
पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रभार यानी मेंटल में किस एक का बना होता है? तो सबसे ऊपर में पाया जाता है ऊपर पट्टी सियाल, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम यहाँ नहीं होगा। दूसरा में पाया जाता है मेंटल यानी सीमा यानी सिलिकॉन और मैग्नीज, तो याद रखना है सिलिकॉन और मैग्नीज यहाँ पर क्या होती है? मेंटल। अच्छा, मेंटल के नीचे क्रोड में निम्नलिखित क्या पाया जाता है? क्रोड पूछ रहा है, तो क्रोड यानी सबसे आंतरिक भाग में नीफे यानी निकल और लोहा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी या राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रोड में नीफे यानी लोहा और निकल पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 33 नंबर सवाल, वलन क्रिया किसका परिणाम है? ऑप्शन है क्या? महादेश जनक बल का, भूविपक्षीय बल का, पर्वत विनिर्माणकारी बल का या बहिर्जात बल का? वलन क्रिया का परिणाम क्या है? तो याद रखना है पर्वत निर्माणकारी बल को वलन क्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी या राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वलन क्रिया का परिणाम जो है पर्वत निर्माणकारी बल के परिणाम है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत क्या कहलाती है? मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत क्या कहलाती है? एसएससी में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन आपका सियाल, सीमा, प्रभार या नीफे। क्या होती है मिश्रित धातुओं की सिलिकेट से बनी धरती को क्या कहा जाता है? तो याद रखना नीफे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। धातु जहां आ गया नीफे याद रखना है, क्योंकि निकेल और फेरस होती है, फेरस यानी आयरन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा चैप्टर हम लोग किताब में खत्म कर दिए हैं। जितने भी एमसीक्यू सवाल बनेंगे वो सारे सवाल देख लिए हैं। अब हम लोग आते हैं चौथा नंबर सवाल, महाद्वीप और महासागरीय नितल से संबंधित जितने भी सवाल है वो सवाल हम लोग देख लेते हैं। पहला सवाल है कि महाद्वीप एवं महासागर किस श्रेणी के उच्चावच है? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय या चतुर्थ श्रेणी? कौन सी श्रेणी के अंतर्गत महाद्वीप और महासागरीय श्रेणी के उच्चावच में आते हैं? तो यह रखना, महाद्वीप और महासागरीय जो है प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है कि पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है? बहुत शानदार सवाल है। महाद्वीपों का विस्तार कितने प्रतिशत है? 25.5%, 29.2%, 35.6%, 40.7%। महाद्वीप जो है जमीन कितना प्रतिशत है? तो यह रखना है लगभग 3 भाग का 1 भाग यानी लगभग 30% यानी 29.2%। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं तीसरा नंबर सवाल, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की प्रेरणा किसका है? बहुत ही शानदार सवाल। महाद्वीपीय प्रवाह जो है वह किसने यह सिद्धांत दिया था? ऑप्शन आपका प्राट ने, वैगनर ने, होम्स ने या ग्रेगरी ने? बहुत बड़ा नाम है यह। तो यह रखना है वैगनर। वैगनर का सिद्धांत जो है हम लोग प्लेट टेक्टोनिक ये वाला पढ़े हैं, वो सारे जो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत वैगनर के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं चौथा नंबर सवाल, कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, यह किसकी मान्यता था? मतलब किसने कहा था कि कार्बोनिफेरस युग में विश्व के संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे? यह किसने कहा था? वैगनर ने, डाना ने, जेफरीज ने, होम्स ने? किसने कहा था? तो यह रखना वही प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी दिया था वैगनर का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वैगनर की ने ही कहा था कि कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप एक साथ मिले हुए थे। वैगनर के द्वारा यह कथन दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पांचवा नंबर सवाल, 5 नंबर सवाल, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत यानी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? बहुत ही शानदार सवाल है। तो यह रखना प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वह हैरी हेस के द्वारा 1965 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो है हैरी हेस के द्वारा 1965 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हैरी हेस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन किस दिशा में हुई थी? बहुत ही शानदार, ये बहुत ही शानदार सवाल है। वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय जो विस्थापन हुई है वह किस दिशा में हुई थी? ऑप्शन आपका भूमध्य रेखा और उत्तरी ध्रुव, भूमध्य रेखा पश्चिमी, भूमध्य रेखा और दक्षिणी ध्रुव या भूमध्य रेखा पूर्व? किस ओर जो है महाद्वीपीय विस्थापन किया गया है? यह विस्थापन वैगनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो
तो याद रखना भूमध्य रेखा और पश्चिमी भाग में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, वेगनर के अनुसार पैंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन आपका कैम्ब्रियन युग, प्री कैम्ब्रियन युग, कार्बोनिफेरस युग या पर्मियन युग। वेगनर के अनुसार पैंजिया का विखंडन किस युग में हुआ था? तो याद रखना कार्बोनिफेरस युग में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कार्बोनिफेरस युग में जो है वेगनर के सिद्धांत दिया गया था, वह पैंजिया का विखंडन हुई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 9 नंबर सवाल, वेगनर के अनुसार कौन सा कथन गलत है, असत्य है? पहला बता रहा है कि कार्बोनिफेरस युग में विश्व के सभी महाद्वीप आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, उसे पैंजिया कहा गया था, सही है। दूसरा है कि पैंजिया टेथिस सागर नामक महासागर से घिरा हुआ था, ये गलत है क्योंकि टेथिस सागर इसको अलग कर रहा था, तो दूसरा वाला ही गलत है। तीसरा बोल रहा है कि उत्तरी अमेरिका, यूरोप और अंगारा लैंड ये सारे एक थे, सही है। अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड का भाग था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टेथिस सागर ही उस पैंजिया को अलग कर दिया था। ठीक है, तो ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 10 नंबर सवाल, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? तो याद रखना यह सिद्धांत वेगनर का दिया गया था। ठीक है, वेगनर का सिद्धांत ही महाद्वीपीय विस्थापन है। यह नवीनतम सिद्धांत किसके साथ मिला जुला है? तो यही प्लेट विवर्तने की सिद्धांत से ही मिला जुला है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? वेगनर ने। प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो है थ्योरी, यह किसने दिया था? तो यह रखना हैरी हेस ने। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। महाद्वीपीय सिद्धांत जो है किसके साथ मिला हुआ है? प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के साथ। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अक्षांश और देशांतर रेखा किताब का 5वां चैप्टर का जितने भी एमसीक्यू सवाल है वो सारे सवाल। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ जितने भी सवाल लेके आया हूँ वो सारे सवाल आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ से और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता हो रहा, क्योंकि बेसिक सवाल है। और यहाँ अगर देख लिए प्रीवियस ईयर सवाल देखना जरूरी है, एमसीक्यू सवाल देखना जरूरी है। इससे आपको बहुत सारे कंटेंट और बहुत सारे जो मतलब जो कंटेंट है वो सारे आपको याद होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं से संबंधित सवाल का पहला सवाल, भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की ओर किए गए स्थान की कोणीय दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है का प्रधान देशांतर, देशांतर या अक्षांश या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है भूमध्य रेखा को उत्तर से दक्षिण की ओर किए गए स्थान की कोणीय दूरी, ये याद रखना है, कोणीय दूरी बोल रहा है, इसे क्या कहा जाता है? अक्षांश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं दूसरा नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन वृहत वृत्त का उदाहरण है? वृहत वृत्त मतलब जो है वृहत वृत्त, वृत्त का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? कर्क रेखा है, मकर रेखा है, भूमध्य रेखा है या अंटार्कटिका रेखा है, कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भूमध्य रेखा सबसे बड़ी होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि बीच में है, स्थित है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं तीसरा नंबर सवाल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यह एक प्रकार की रक्त संबंधित बीमारी है, ये तो गलत हो गया। दूसरा, कैंसर की रोकथाम की एक उपकरण है, ये भी गलत हो गया। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये सही हो जाएगा। 23.5 डिग्री दक्षिण रेखा को, इसको तो मकर रेखा कहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन आपका यह स्थिर रहता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, क्या होती है? यदि ध्रुव की ओर जा रहे हैं तो अक्षांश रेखा की व्यास जो है क्या हो जाएगी? तो ध्रुवों की ओर जाते हैं तो अक्षांश रेखाओं की व्यास की जो है मात्रा घटती जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, घटेगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 5 नंबर सवाल, बहुत यहाँ से सवाल बहुत ही उम्दा सवाल है। भूमध्य रेखा किसके साथ मिलेगा? तो यार अगर भूमध्य रेखा तो 0 डिग्री सेल्सियस के साथ जुड़ेगा। अगला है कर्क रेखा, तो याद रखना है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा कहा जाता है। अगला है मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो याद रखना यह 23.5 डिग्री दक्षिण के साथ जुड़ा हुआ है। आर्कटिक वृत्त, यह जो है वह अंटार्कटिक वृत्त जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के साथ जुड़ी हुई है और आर्कटिक वृत्त जो है 23.5 डिग्री दक्षिण में जुड़ी हुई है। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर यहाँ
देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या जुड़ा था, 3 4 5, कहाँ है 3 4 5, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं छठा नंबर सवाल। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? 11 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 121 किलोमीटर। बहुत बेसिक नॉलेज है यह, तो याद रखना है 111 किलोमीटर। दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो है 111 किलोमीटर होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 7 नंबर सवाल। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है? तो भूमध्य रेखा के अतिरिक्त जो है वह कौन सी रेखा जो है वह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है? तो 23.5 डिग्री नॉर्थ ये तो नहीं है, 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा ये भी नहीं है, ये भी नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं है, आधे भाग में कोई नहीं बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 8 नंबर सवाल। मकर रेखा तथा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहाँ से गुजरती है? ऑप्शन है आपका जिम्बाब्वे से, मालावासी से, भारत से या ग्रीनलैंड से, किसके साथ मतलब गुजरती है मकर रेखा? तो याद रखना है मालागासी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मालागासी के साथ मकर रेखा तथा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश वृत्त जो है मालागासी के साथ मतलब गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 9 नंबर सवाल। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? बहुत बेसिक नॉलेज है। ऑप्शन आपका भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी को 2 भागों में कौन बांटती है? तो इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री जो है वही काटती है भूमध्य रेखा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर हम लोग सवाल आते हैं। सवाल बता रहा है कि अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो क्या कहलाती है? ऑप्शन आपका पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है, भूमध्य रेखा से मापी जाती है, कर्क रेखा मकर रेखा से मापी जाती है या ध्रुव से मापी जाती है? कौन सी राइट आंसर है? सवाल कह रहा है कि अक्षांश भूपृष्ठ जो भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण के एक बिंदु की कोणीय दूरी को क्या होती है? यह कोणीय दूरी क्या होती है? तो याद रखना है भूमध्य रेखा से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 11 नंबर सवाल। सवाल है कि 2 ध्रुवों को जोड़ने वाली एक काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है का मध्याह्न, देशांतर या अक्षांश क्या कहलाती है? तो याद रखना उसे देशांतर रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बहुत शानदार सवाल। ऑप्शन आपका बेल्ट, गोरे, काले या समय पेटी। तो याद रखना है गोरे के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 13 नंबर सवाल है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच जो है कितना समय का अंतराल होता है? तो याद रखना है एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच जो है लगभग 4 मिनट का समय अंतराल होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 14 नंबर सवाल। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान होती है? ऑप्शन आपका भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या हिंस रेखा। दिन व रात सदैव समान होती है, वह कहाँ है, कौन सा स्थान है? तो याद रखना भूमध्य रेखा इक्वेटर जो है वह दिन व रात हमेशा समान होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 15 नंबर सवाल। पृथ्वी पर सबसे उच्च तापक्रम रिकॉर्ड कहाँ किया गया है? मतलब सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखा पर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश में या 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी देखी जा गई है? तो याद रखना भूमध्य रेखा में, क्योंकि सूरज की करीबी सबसे ज़्यादा यहीं पर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भूमध्य रेखा में सबसे ज़्यादा उच्चतम तापक्रम देखा गया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 16 नंबर सवाल। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है आपका देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 121 है, तो 180 है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा बता रहा है किसी भी स्थान पर ग्रीनविच रेखा से
कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। सही है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम ध्रुवों में शून्य, ये भी सही है। विषुवत रेखा और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111.23 किलोमीटर होती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 17 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ये कॉन्सेप्चुअल सवाल जो भी है वो सारे सवाल से आपसे बहुत सारे मतलब यहाँ से कंटेंट मिलने की संभावना है। पहला बता रहा है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी आंशिक रूप से वृद्धि हो जाती है, तो याद रखना है ये सही हो जाती है। ठीक है, यह जो है सही है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की अगर जा रहे हैं तो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो है आंशिक रूप से वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट है, किसी भी स्थान की प्रधान याम्योन्तर से कोणीय दूरी उस स्थान को अक्षांश कहा जाता है। तो किसी भी स्थान से प्रधान याम्योन्तर से कोणीय दूरी को उसे अक्षांश कहा जाता है, नहीं ये देशांतर कहा जाता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। तीसरा है, विषुवत रेखा एक वृत्त है, सही है। सभी देशांतर रेखाएं वृहत वृत्त है, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वो वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 18 नंबर सवाल, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। अभी हम बताए थे, तो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ राइट आंसर है 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ देखी गई। कर्क रेखा में, मकर रेखा में, विषुवत रेखा में, ये इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है 1 डिग्री देशांतर रेखाओं की सबसे ज्यादा दूरी, अगर दो देशांतर की सबसे ज्यादा दूरी जो है विषुवत रेखा में ही देखी जाती है, क्योंकि ध्रुवों में वे विषुवत रेखाएं सट जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 20 नंबर सवाल, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। कुल अक्षांशों की संख्या, ऐसे जो है उसी को अक्षांश बोला जाता है। पृथ्वी ऐसे है, ऐसे जो है गोल घुमा गया, इसी को अक्षांश बोला गया। तो कुल अक्षांश रेखा कितनी है, तो याद रखना 180, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अच्छा कुल देशांतर रेखा कितनी है, तो याद रखना है कुल देशांतर, ये सारे बेसिक सवाल है, तो याद रखना कुल देशांतर लगभग 360 है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 180 अक्षांश, 360 देशांतर। 22 नंबर सवाल है कि विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है। ऑप्शन है का अक्षांश रेखाएं, देशांत रेखाएं, ग्रीनविच रेखा, मध्याह्न रेखा। विषुवत रेखा के समांतर अगर कल्पित रेखाएं जा रही है तो विषुवत रेखा के समांतर कौन जाती है, अक्षांश रेखाएं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अक्षांश रेखा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 23 नंबर सवाल, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। अक्षांश रेखा बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह तो है उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव नहीं मिलाती। देशांतर रेखा, तो देशांतर रेखा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर। देशांतर रेखा ही है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 24 नंबर सवाल, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से गुजरती है। ऑप्शन है आपका ग्रीनविच, सिडनी, ग्रीनलैंड या इलाहाबाद। तो ये नाम तो बहुत ज्यादा प्रचलित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा ग्रीनविच। ठीक है, लंदन में है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है। 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर या 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, कौन सी हो जाएगी जो ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है। तो याद रखना यह 0 डिग्री देशांतर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बहुत ही शानदार राइट आंसर हो जाएगा, 0 डिग्री देशांतर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 26 नंबर सवाल, मकर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन आपका दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, चिली या फिलीपींस। फिलीपींस कौन सी है, तो फिलीपींस तो ऊपर में है उत्तरी अक्षांश में, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। हल्की फुल्की हमें थोड़ी थोड़ी जो है ज्योग्राफी का जितने भी मैपिंग है वो भी जानना जरूरी है, वहां से सवाल बनते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 27 नंबर सवाल, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है। 1 घंटे में 12 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री, 20 डिग्री। 1 घंटे में पृथ्वी कितना डिग्री घूम लेती है, तो याद रखना 15 डिग्री सेल्सियस। 1 घंटे में 15 डिग्री सेल्सियस देशांतर घूम लेती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है, तो 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री। कौन सा है जो दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है, कौन सी है, तो याद रखना 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आरआरबी 2003 में पूछा गया सवाल।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं 29 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, तो याद रखना है कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया, ये तीनों देश से जो भूमध्य रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एसएससी में पूछा गया सवाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 30 नंबर सवाल। सवाल है कि पहला और दूसरे को मिलाना है। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये तो सही है। मकर रेखा 23.5 डिग्री, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होगा, तो ये गलत हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा तो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सॉरी रेखांश। चौथा है कि दक्षिणी ध्रुव विरुद्ध, दक्षिणी ध्रुव विरुद्ध, तो दक्षिणी ध्रुव विरुद्ध में दक्षिणी अक्षांश 66.5 डिग्री नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो याद रखना है कर्क रेखा 23.5 डिग्री, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 0 रेखांश, मतलब ऑप्शन नंबर ए और 3 नहीं, ये रेखांश ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव विरुद्ध ये सही हो जाएगा, चौथा नंबर सही है, चौथा नंबर सही है, सॉरी 2 और 3 गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 और 3 राइट गलत हो जाएगा, ये सही है। ठीक है, तो पहला सही है कर्क रेखा 23.5 डिग्री, दक्षिणी ध्रुव विरुद्ध 66.5 डिग्री, ये सही है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री होगा, ना कि 0 डिग्री, तो ये गलत, ये भी गलत, 2 और 3 गलत हो जाएगा। तो कौन सा गलत हो जाएगा, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 31 नंबर सवाल। सवाल है कि देशांतरीय दूरी 1 घंटे में कितने समांतराल के बराबर होती है। ऑप्शन आपका 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो याद रखना देशांतरीय दूरी 1 घंटे में 15 डिग्री का समय अंतराल के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। ऑप्शन है का म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल व चीन। तो याद रखना है नेपाल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेपाल के साथ कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बाकी चीन, बांग्लादेश, म्यांमार सबों के साथ गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम क्या होती है। तो याद रखना 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ जो है यही उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मानचित्र पर स्थित अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए बता रहा है कि दोनों समांतर रेखाएं होती है। अक्षांश और देशांतर दोनों समांतर नहीं होती, ये गलत हो जाएगा। दूसरा दोनों एक दूसरे के लंबवत काट, हाँ ये सही है, लंबवत काट रहा है, बी सही है। दोनों ध्रुवों में मिल रही, ये भी गलत हो जाएगा। दोनों भूमध्य रेखा मिल रही, ये भी गलत हो जाएगा। तो बी राइट आंसर हो जाएगा, दोनों लंबवत काटती है, ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पर दिन और रात समान होती है, कहाँ। तो ऑप्शन नंबर सी भूमध्य रेखा में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं निम्नलिखित नगरों में से कौन सा भूमध्य रेखा में सर्वाधिक निकट है। कौन सा शहर जो है भूमध्य रेखा के सबसे करीब में स्थित है। ऑप्शन आपका कोलंबो जो कि श्रीलंका में, जकार्ता इंडोनेशिया, मनीला फिलीपींस और सिंगापुर। कौन सी जो है वह शहर भूमध्य रेखा के सबसे निकट में स्थित है। तो याद रखना सिंगापुर जो है वह भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक है ऑप्शन के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं निम्नलिखित में से देशों पर विचार करें। ठीक है, तो सबसे पहले बता रहा है कि उपरोक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है। तो ऑस्ट्रेलिया से तो मकर रेखा गुजरती है, नामीबिया में भी गुजरती, ब्राजील से भी गुजरती है, चिली से भी गुजरती है, मतलब चारों से गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मकर रेखा जो 23.5 डिग्री मकर रेखा दक्षिणी हेमिस्फीयर में है वह ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील, चिली चारों से गुजरती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 38 नंबर सवाल। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन आपका कीनिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया या ब्राजील। मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती, मैक्सिको उत्तरी अक्षांश में। ठीक है, ब्राजील, इंडोनेशिया, कीनिया या तीनों से देश से गुजरती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 39 नंबर सवाल। मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेदित रेखाओं को क्या कहा जाता है। तो यह ऑप्शन है आपका अक्षांश, देशांतर या भौगोलिक रेखा जाल। तो इसी को भौगोलिक रेखा जाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 40 नंबर सवाल।
49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? ऑप्शन आपका उत्तरी और दक्षिणी कोरिया, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम, मिस्र और सूडान या अमेरिका और कनाडा। 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश जो है किस देशों को अलग करती है? तो याद रखना यह बहुत बड़ा सीमांकन है। अमेरिका और कनाडा को जो अलग करती है वह 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश ही अलग करती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इससे पहले हम लोग सौरमंडल पढ़ लिए थे, लगभग 200 प्लस MCQ सवाल था। नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहला वीडियो देख लीजिएगा, आप प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये सारे वीडियो हम लोग जो है एक किताब के जो MCQ के रूप में सवाल है वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हर कहीं जहाँ